नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज लोकसभा चुनाव का जो कारवा है वो पहुंचा है हमारा इटावा लोकसभा के लखना क्षेत्र में। ये लखना का इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कृष्णा टेंडर की जो दुकान है वहीं पर सब लोग यहाँ मौजूद हैं। लगभग सारे पार्टियों के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता भी मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार इटावा की जो लोकसभा सीट है उस पर माहौल क्या है, क्या सोचते हैं इटावा के लोग और इस बार क्या सोच समझकर वोट करेंगे। तो आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। सबसे पहले तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि पहला सवाल जो है वो सत्ताधारी पार्टी से भी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रख रहे हैं, इनसे बातचीत कर ले रहा हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर गोविंद तिवारी, मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा लखना से। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार पार्टी ने रामशंकर कठेरिया को दोबारा से मौका दिया है? क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या रहेगी? इस बार डॉक्टर रामशंकर कठेरिया पिछली बार जो मतों से जीते थे उससे कई गुना मतों से इस बार जीतने जा रहे हैं। और जो काम किया है हमारे मोदी जी ने और योगी जी ने केंद्र और प्रदेश में, उन योजनाओं के साथ वो इस बार दोबारा से यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं और तीसरी बार लोकसभा में हमारी केंद्र में सरकार बनने जा रही है। प्रत्याशी उतारा है तो उनका वोट तो बसपा में चला जाएगा, तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने वाली नहीं है। बसपा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है। जानने का प्रयास करता हूं, चूंकि बसपा के वालों से सवाल ले लेता हूं। इन्होंने कहा कि बसपा का कोई अस्तित्व नहीं है। अरे भैया, अगर बसपा का अस्तित्व नहीं है तो फिर बीजेपी ने रोज ही जान चाहिए थी। न सपा है न बसपा है, तो कौन लड़ रहा है यहाँ? बसपा नाको चने चबवा देगी अब की बार यहाँ से। बीएसपी ने वो विधायक जो प्रत्याशी दिया है, जो सारका बघेल जी, वो सबको परेशान कर देंगी। उनको भी याद आ जाएगा बीजेपी वालों को कि कैसा बहन जी ने प्रत्याशी दिया यहाँ से। मजबूत प्रत्याशी दिया, बिल्कुल मजबूत साहब। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक उनको देखा नहीं, क्षेत्र में प्रत्याशी उतार दिया, ये सही बात? देखिए, हम लोग हाथी वाले, हम लोग देखते नहीं है, हम लोग केवल हाथी देखते हैं। हम लोगों का चुनाव निशान हाथी ही होता है, उसी को हम लोग देखते, प्रत्याशी को नहीं देखते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी मैं बात कर ले रहा हूँ। भाजपा वाले कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों ही लड़ाई में नहीं है। आप कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी और बसपा एक भी लड़ाई में नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी आया है नंबर 1 का प्रत्याशी है और ये जीतने का, बहुत बम्पर जीतने का काम करेगा। और ये आज की डेट में प्रमुखी के कार्यकाल से ही देख लो, ऐसे ही आगे चलता रहेगा और काम करता रहेगा। आरोप लगा रहे हैं आपके प्रत्याशी पर, कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी को लोग जानते नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रत्याशी बहुत समय से ये क्षेत्र में घूम रहा है, उसका कन्फर्म पहले से टिकट था, सारा था। ये बहुत समय से तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे मतों से जीतने का काम करेगा। क्योंकि क्या नाम है आपका? संजीव त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, कितना सहमत है आप इन लोगों की बातों से? भैया, मैं तो आम पब्लिक हूँ, मौजूदा टाइम और मौजूदा वक्त को देखता हूँ। इस टाइम पर जो पोजीशन चल रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आम पब्लिक इन नेताओं के चक्कर में त्रस्त है, पूरी तरीके से त्रस्त है। आम पब्लिक की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, ना ही कुछ देखा जाता है। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, आईटी, यही सब चल रहा है। टीवी पर अगर डिबेट देखो तो इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये आरोप लगा रहे हैं टीवी पर सिर्फ ईडी, सीबीआई, ऐसे डरा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चुनाव का समय है, इस वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। और सही मायने में देखा जाए, जो भ्रष्टाचार किया है लोगों ने, तो उनकी जगह जेल में ही होनी चाहिए और उनको पहुंचाया जा रहा है। तो इसमें कोई बात ही नहीं कि उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है या ऐसा कुछ है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया भी जाता है। कहीं ना कहीं जो भाई साहब कह रहे हैं, हो सकता है किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आम आदमी हूँ मैं, वो उनका मन जानता होगा क्या है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है, मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ भाजपा का। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि ईडी और सीबीआई का झांसा या डराया धमकाया जा रहा है। भाई, ईडी और सीबीआई अगर करे तो वो काम मोदी जी का है। चांद पे अगर इसरो साइंटिस्ट हमारे यान भेजते हैं साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे, तो वो काम साइंटिस्ट का है। चलिए ठीक है, आपके कहने पे हम मान लेते हैं ईडी और सीबीआई कर रही है जो भी, और जहां भी कर रही है वहां से कुछ ना कुछ निकाल ही रही है। डर वो रहे हैं जिनके यहाँ से चोरी का सामान या किसी घोटाले का सामान या कागज या पत्र या नगद रुपया निकल रहा है। जहां भी ईडी हाथ डाल रही है वहां से घोटालों के कागज पत्र और तमाम रिकॉर्ड निकाल रही है। तो वो सारे डरेंगे और तब तक डरेंगे जब तक ये घोटालेबाज खत्म नहीं हो जाते या घोटाला करना छोड़ नहीं देते। ये कह रहे हैं सारे घोटालेबाजों को डर लग रहा है, बाकी लोग सब ठीक ठाक है। इनके यहाँ सबसे ज्यादा घोटालेबाज हैं।
चाहे वो आपके अजीत पवार जी हो, महाराष्ट्र में वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, उनके घर भी मतलब ईडी और सीबीआई कब जाएगी? आप श्रीमान जी से पूछ सकते हैं क्या ये बताएंगे कि इन लोगों के घर कब जाएगी सीबीआई? पूछ रहे हैं कब जाएगी सीबीआई? भाई साहब, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उड़ता नहीं है, पहले वो थोड़ा सा रेंगता है, फिर वो चलता है, फिर वो दौड़ता है। अभी बच्चा जो काम कर रहा है वो दौड़ने की स्थिति में आएगा। ईडी हर उस व्यक्ति के घर में जाएगी जो साइकिल पे चलता था, आज हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चल रहा है, कच्चे मकानों में रहता था, आज 300 रुपए रोज की आमदनी कमा रहा है। ईडी हर घर में जाएगी। एक बार जवाब ले लेता हूँ, संक्षेप में बताइए। नहीं, चाय वाले के जो चाय बेचता था उसके बाद 8,000 करोड़ के प्लान पे चल रहा, उसके घर नहीं जाएगी सीबीआई। महिला पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाले के घर नहीं जाएगी सीबीआई ईडी। किसानों पर अत्याचार करने वालों, अंग्रेजों के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा कोई अहंकारी शासक हुआ है तो वर्तमान का प्रधानमंत्री है, जिसने किसानों के लिए कीलें खुदवा दी, रोड जाम कर दी है। इतना बड़ा तानाशाह, इतना बड़ा अहंकारी आज तक हिंदुस्तान के इतने बड़े तानाशाह अगर है तो जनता क्यों चुन रही है? फिर कतई जनता नहीं चुन रही है, ये सिवाय लूट खसोट है। निर्वाचन आयोग इनके वैसे ग्रस्त है। अगर टीएन शेषन जैसा निर्वाचन आयोग की बात आई है तो मैं बात में 1 मिनट बात कर रहा हूँ। वकील साहब है आप, क्या मानते हैं आप? भाजपा का अलग तर्क है, बसपा का अलग तर्क है, सपा का अलग तर्क है, कांग्रेस का अलग तर्क है, आप क्या मानते हैं? किस विषय पे? ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई, ईडी का और सीबीआई का जहाँ तक रवैया है, ये कोई पहली बार सृजित नहीं की गई, ये संस्था पहले से चल रही है। अच्छा, मोदी जी ने पहले दिन ही, जब उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो स्पष्ट तौर पे कहा था कि मैं उस किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जिसने जनता का पैसा खाया है। तो अगर कोई भी नेता ईमानदार है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई अन्य नेता हो, वो भय क्यों खा रहा है? अगर आप कहीं भी किसी भी प्रकार के गलत क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं है तो ईडी आपके खिलाफ एविडेंस कहाँ से लाएगी? आपको जेल में कब तक डालेगी? भाई, न्यायपालिका भी तो है, यहाँ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कतई नहीं घबराना चाहिए। और मोदी जी की गारंटी है, वारंटी भी नहीं है कि रिप्लेस हो, पूरी गारंटी है 100% कि जो भी अपराधी हैं वो किसी ना किसी तरीके से यहाँ से समाप्त होंगे ही होंगे। गारंटी पे जनता की राय ले लेता हूँ। और भी लोग हैं यहाँ, कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है। कैसे देख रहे हैं गारंटी को? कोई गारंटी नहीं है। ये भाजपा के लोग अपनी बात रख रहे हैं। इस बार जो पहले हुआ वो इस बार नहीं होगा। और जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो भारी प्रत्याशी है और बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर MP सिंह। MP सिंह जी, इन लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। कोई कह रहा है कि ईडी को पूरी छूट है, विपक्ष के पास चली जाए। कोई कह रहा है कि ईडी अपना काम कर रही है। तमाम महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी राय क्या है? रियल में ईडी हो, CBI हो और IT हो, ये सत्ता पक्ष के हथियार बन चुके हैं। और इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि आज बीजेपी या कल कांग्रेस होगी, फिर कोई और आ गया। ऐसा तो नहीं है कि 100 साल तक यही पार्टी बनी रहे, लेकिन ऐसा ट्रेंड डेवलप किया जा रहा है कि ये सत्ता पक्ष के जो हथियार जो विपक्ष के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जन कल्याण के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस बात को कोई कहे न कहे, आज जो सत्ता पक्ष में है वही इसका विरोध करने लगेंगे। और इस समय जो वर्तमान स्थिति है इस देश में संविधान बचाने के लिए है, क्योंकि तमाम सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है। संविधान से प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलता है, सुरक्षा मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है, और उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। रोजगार को लेकर के मैं बात कर ले रहा हूँ। आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ के सांसद के 5 साल के कार्यकाल से? मेरा नाम पूरन सिंह है। मैं बिल्कुल भाजपा के 9 साल के 5 साल नहीं 9 साल के कार्यकाल है, 10वां ओवरऑल 9 साल। हाँ, उस कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एक भी जो है कहीं नौकरी नहीं इन्होंने दी, कहीं भी जो है रोजगार नहीं दिया, सब जनता बेरोजगार बना दी। और PPP संविदा भर्ती प्रक्रिया इस तरह से जो है बड़े लिखे लोगों को जो MSc PhD करके सड़कों पर घूम रहे हैं, रोजगार के नाम पे कहीं जो है कोई रोजगार नहीं है। सवाल ले लेता हूँ जो कि सत्ता पक्ष से पूछा जाना चाहिए, तो मैं आपसे पूछूंगा। कह रहे हैं रोजगार नहीं है, कहीं युवा सड़कों पर घूम रहा है डिग्री लेके। डिग्री जब मिली थी तब दद्दा की सरकार थी, और दद्दा की सरकार में डिग्री जो कैसे मिली थी वो योगी जी की सरकार में डिग्री नहीं मिलती है। तब भी मिल रही है डिग्री और लोग ले रहे हैं डिग्री। अब देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। पहले तो बच्चों को शिक्षा जो मिल रही है, बच्चा कॉलेज में जा नहीं रहा है, इस पे काम हो रहा है। अंगूठे का सिस्टम, फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस का सिस्टम शुरू हो रहा है। बच्चों की स्थिति ये है कि बच्चे कॉलेज जाते नहीं है। कॉलेज जिस दिन एग्जाम होता है, एग्जाम के दिन पहुंचते हैं कि भैया हमारा रूम नंबर 4 कहाँ है, क्योंकि हमारा सेंटर पड़ा है। उस बच्चे को अपने कॉलेज में नहीं पता कि मेरा रूम नंबर क्या है। तो इस स्थिति में वो बच्चा रोज बेरोजगार। व्यवस्था पहले से बिगड़ी हुई है। पहले से नहीं, 10 साल हो गए कि अभी तक क्यों नहीं सुधार पाए व्यवस्था को। मैं तो शिक्षा जगत से हूँ, प्रोफेसर हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि
कि इस देश के हक वंचित समाज से SC ST OBC से शिक्षा छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, आज जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, इनकी पीढ़ियां पछताएंगी। आगे आने वाला भविष्य ऐसा होने वाला है कि देश के जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, सब प्राइवेट हो जाएंगे। अडानी अंबानी के जो शिक्षण संस्थान होंगे, और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इधर से भी सवाल ले रहा हूँ मैं, चूंकि युवा है। क्या सोच रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं? लोगों से मिली जुली राय है, कोई भाजपा पर तंज कस रहा है, कोई सपा पर तंज कस रहा है, क्योंकि आप क्या मान रहे हैं? आपकी सोच क्या है? जो मैं खुद एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सबका अपना अपने एक पक्ष है, लेकिन सीधी हम लोग इस पक्ष पर चलते हैं कि जनता की मानी जाती है। जनता भाजपा के साथ है। जनता भाजपा के साथ है, ये कह रहे हैं। आप बताइए। भाजपा बिल्कुल बेकार है। हमारी रोड अभी तक दूसरा चल रहा शासनकाल, रोड नहीं बनी है। हमारे जवान मर रहे हैं वहाँ। 4 साल की नौकरी कर दी भाजपा ने। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ये शासन। ये तो कह रहे हैं शासनकाल पसंद नहीं है, आप कह रहे हैं बढ़िया। 4 साल में क्या करेगा आदमी? आपके सामने तो कह रहे हैं ये इनकी अपनी समस्याएं हैं, वही समस्याएं आप किसी को बताएंगे। वो तो देश की समस्या बता रहे हैं, अग्निवीर योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अग्निवीर जो आई है योजना, जो आई है सरकार की, ये युवाओं के लिए है। जो बैठे थे, घर बैठे थे, उनके लिए कम से कम 4 साल तो योगा दिया जा रहा है। आप तो कह रहे हैं घर बैठे थे 4 साल की नौकरी दे तो रहे। 4 साल में क्या हो जाएगा? बच्चे पढ़ जाएंगे। बताओ 4 साल आप घर पर बैठे हैं और 4 साल कमा रहे हैं, वो इनको समझ में नहीं आ रहा। अंतर ये एक अंतर नहीं दे रही सरकार, उसको पेंशन भी नहीं दे रही। क्या करेगा 4 साल में? और भी लोग हैं। एक क्या नाम क्या है? शिवम साक्य। कैसे देख रहे हैं इस बार इटावा में क्या मुद्दे रहेंगे, कौन से मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? देखिए, हमारे जो इटावा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी इस बार 2.5 लाख से पार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हो? बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की बात भी करोगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आपसे मैं जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है और आप किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे? देखिए, मैं वोट करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी की वैश्विक छवि को देखते हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी की वैश्विक छवि ऐसी है कि आज भारत पूरे देश, पूरे संसार में, पूरे विश्व में सिरमौर बना हुआ है। दुनिया के सभी जितने भी राष्ट्र हैं, वो सभी राष्ट्र ऐसे हैं जो भारत को अब मान चुके हैं कि भारत विश्व शक्ति है। आगे आने वाले समय में विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं, और डेफिनेटली ये पिछले 10 साल की मोदी जी की लीडरशिप में ही हुआ है। तो हम इसको देख के हम आगे वोट करेंगे। ये कह रहे हैं कि मोदी जी की छवि पूरे विश्व में एकदम बढ़िया। बिल्कुल, भैया जी ने बिल्कुल कहा है। 2014 से पहले भारत को विश्व में कोई नहीं जानता था। हंगर इंडेक्स में भारत नीचे पायदान पे है, और छोटा सा देश मालदीव आपको रोज लतिया रहा है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में कानून का शासन नहीं है, यहाँ लोकतंत्र खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है। झूठ का पुलंदा है भैया इस सरकार का, झूठ का पुलंदा है। जवाब ले रहा हूँ। जिस कानून के शासन की आप बात कर रहे हैं, इसी कानून के शासन ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ऐसे माफियाओं को ठिकाने लगा दिया साहब। किस शासन की आप बात कर रहे हैं? तो फिर श्रीमान जी कह रहे हैं जो हमारी पहलवान बेटियां थी, उनके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मिस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर जो हमारी बेटियों के साथ, दलित बच्चियों के साथ रेप करते हैं, और मणिपुर में हमारी महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उस पर कोई नहीं बोलता कुछ। महिलाओं को लेकर सवाल कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हर चीज में दलित शब्द यूज कर देते हैं। आप डेटा उठाइए, आप बात आंकड़ों की कर रहे थे। हमारे माननीय सपा के कार्यकर्ता जो हमारे वरिष्ठ हैं, दलित कितना बचा है किसी के साथ? देश का जितना दलित, पिछड़ा, कुचला, महिला, किसान, अब जो भाजपा का परसेंटेज जो वोट है 55-60 के आसपास है, वो कैसे हुआ? ये वही लोग बचे हैं जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, टुकड़े करना चाहते हैं। और इनका मुद्दा एक जमाने में होता था जाति धर्म, उससे ऊपर उठ चुके हैं। इनका उसका मुद्दा नहीं बचा है। जितने मुद्दे मोदी जी ने वादे किए थे, एक बार राष्ट्र जो देश की राजनीति है उससे हट करके वापस आप लोगों को इटावा लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चर्चा जो शुरू हुई थी वो इटावा को लेकर हुई थी, लेकिन पूरे देश और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बहस होने लगी। इटावा वासी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इटावा में क्या माहौल है और इटावा के लोग किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहते हैं। आप इटावा पर अपनी बात रखिए। इटावा के 2 प्रत्याशी हैं, हमारे रामशंकर कठेरिया जी भाजपा से और एक सपा से प्रत्याशी आए हैं। अभी जब रामशंकर कठेरिया जी को टिकट मिला था भाजपा से, तब यहाँ बहुत ही फेमस विश्व प्रसिद्ध कालका जी मंदिर है, वहाँ मत्था टेकने आए थे। साथ में शायद 1000-1500 लोग थे साथ में। उसके बाद जो अभी दौरे साहब एक प्रत्याशी हैं सपा के, वो आए थे। उनके साथ 2 गाड़ियों में 2 गार्ड थे और सिर्फ 3 लोग थे। सिर्फ 3 लोग उनके साथ आए थे जब वो आशीर्वाद लेने आए थे मैया का। ये स्थिति है। आज भी उनके साथ लोग चलने को तैयार नहीं है। जवाब ले रहा हूँ। कह रहे हैं प्रत्याशी के साथ सिर्फ 3 लोग हैं। देखिए, जो ये कह रहे हैं कि
कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी स्थानीय है। जहां पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं कस्बा लखना, महेवा ब्लॉक का ही मूल निवासी है और पैतृक रूप से वो राजनीतिक क्षेत्र में पुराने कार्यकर्ता है। उनका परिवार भी राजनीति में बड़ा चढ़ा हुआ रहा है और उनकी पत्नी आज वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। और जो वर्तमान सांसद हैं उनको जनता ने नहीं देखा, लोग उनको पहचानते नहीं, किसी गांव में लोग उनको पहचान नहीं पा रहे कि यही हमारी सांसद जी हैं। उनके पोस्टर छपे हुए हैं, सांसद गुमशुदा। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। बसपा वालों से एक जवाब ले रहा हूँ, बहुत देर से बोले नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी साहब, जो कह रहे हैं, बसपा अपने आप को कहाँ देखती है? दोनों लोगों को छोड़िए, देखिए यहाँ बसपा ही दिखाई देगी। 4 दिन रुक जाइए आप, ना भाजपा दिखेगी ना सपा दिखेगी, बसपा ही बसपा दिखाई देगी। जो साहब जी कह रहे हैं बीजेपी के लोग के यहाँ 2 प्रत्याशी हैं केवल, सपा का और भाजपा, उन्हें बसपा नहीं दिखाई देती है। लेकिन बसपा उन्हें ऐसा दिखाई देगी कि उनका जो है तो ब्लड प्रेशर अभी 2-4 दिन से ही बढ़ना शुरू हो जाएगा कि यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के बसपा किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और स्थानीय क्या मुद्दे रहेंगे बसपा के? बसपा में माननीय बहन जी का जो है 4 बार का मुख्यमंत्री काल ऐसा रहा है कि वो उसे लोग याद करते हैं। उन्हीं मुद्दों पर हमारी बार गठबंधन नहीं होगा अखिलेश यादव के साथ? नहीं होगा साहब, गठबंधन का नाम ही नहीं। गठबंधन तो अखिलेश यादव ने कह दिया, अगर वो गठबंधन में आते तो हम गठबंधन के बाहर हो जाएंगे। तो गठबंधन किस बात का? ऐसा तो नहीं ईडी सीबीआई का डर है उसके बाद साहब? बहन जी किसी से नहीं डरती है, बहन जी कोई डर नहीं। अगर उनमें हिम्मत है ईडी सीबीआई में तो बीजेपी वाले करके देख ले, उनके घर पर 2 दिन के लिए भेज के दे, एक नोटिस वाला भेज दे, उन्हें पता चल जाएगा क्या होने वाला है। भेजे तो कह रहे हैं कि ईडी वीडी से नहीं डरती है मायावती जी। वो हमारी बहन जी हैं, बहुत ही दिलेर महिला हैं। मुलायम सिंह से नहीं डरी तो ईडी से क्यों डरेंगे? एक जमाने में मुलायम सिंह घुस गए थे माननीय हमारे मुख्यमंत्री। सपा वाले तो ये भी कह रहे हैं, सपा वाले भी कह रहे हैं और दल भी कह रहे हैं कि दोनों एक ही टीम है। अब टीम क्या है वो तो चक्कर है, ऐसा चक्कर है क्या? कभी थी दोनों टीम, तब 66,000 से हमारे प्रत्याशी जीते थे यहाँ से। अब अलग अलग है, अब 2 लाख से जीते। जवाब ले रहा हूँ, क्या लगता है बसपा भाजपा दोनों का इस तरह की स्थिति रहेगी? इनकी स्थिति बहुत नाजुक रहेगी और जो अपने समाजवादी पार्टी के माननीय जितेंद्र द्वारे जी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी बहुत बम्पर जीत होगी और इनका तो स्वभाव ही बहुत अच्छा है। जितने कैंडिडेट आए सबसे अच्छे कैंडिडेट में ये सिद्ध होंगे। कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं है, मैं जनता के बीच लिए चलता हूँ, क्योंकि जो यहाँ बैठे हुए सब अब पार्टी के नेता है, कोई बसपा का है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, तो ये अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन इधर जो बैठे हुए हैं एकदम जनता के कार्यकर्ता है और इनका जो मत है वो जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है बाबा जी आपका? अटल दास। आप ये बताओ, कोई कह रहा है भाजपा, कोई बसपा, कोई कांग्रेस, कोई कुछ, आपका क्या मानना है? हमारे तो सब ही है। अरे एक वोट तो एक जगह ही देंगे आप, कौन पार्टी बढ़िया है? पार्टी सब अच्छी है, हमारे ना बाबा लोग हैं, हम तो सबके वोट तो एक ही पार्टी को दे पाओगे? हाँ हाँ। कौन पार्टी बढ़िया है? हम तो मास्टर साहब देता ही दे। मास्टर साहब के साथ आए हैं तो गर्म मास्टर साहब को दे देंगे। क्या नाम है आपका? इधर सब माहौल बता रहे हैं, कोई बीजेपी का अच्छा है, कोई बसपा का, कोई कह रहे हैं कि कांग्रेस भी अब साथ आ गई है तो समाजवादी पार्टी मजबूत है। आपका मानना क्या है? समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी मतों से चुनाव जीतेगी। कितनी मजबूत है? वो तो कह रहे हैं प्रत्याशी को ही नहीं जानते यहाँ लोग। नहीं, बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा प्रत्याशी, 7-17 प्रत्याशी है और बहुत अच्छे वोट चुनाव जीतेगी। आप बताइए, आप क्या जी, क्या मन में रहेगा इस बार, क्या सोच के वोट करेंगे आप? क्या सोच के? विकास बहुजन नेता है, बहुजन सुखाए की ना बात के ऊपर वोट करेंगे। अच्छा, किसको करेंगे फिर? आप समझ लीजिए किसको करना है। नारा 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 समझ गए मतलब? बस इतने काफी है। बहुजन नेता है, बहुजन सुखाए, बहन जी के नारे पे बहन जी के हाथ मजबूत करना का है। और अभी देखने का बहन जी का प्रचार अभी चालू होने वाला 1-2 दिन में। अभी अब चालू होगा बहन जी का प्रचार? हाँ, चालू हो गया है। अब बस इटावा के धरती पे अच्छी तरह प्रचार करेंगे और अच्छे वोट से हम प्रोग्रेस करके जीतेंगे सीट। ये हमारा रोजगार को लेकर के मैं बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि रोजगार को लेकर बहुत देर से बात नहीं हुई है। तमाम तरीके से क्योंकि विपक्ष से ही बात करनी चाहिए, जब बात करनी चाहिए रोजगार को लेकर के। क्या मानते हैं आप कि रोजगार की व्यवस्था हुई है इस गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी तरीके कोई रोजगार, किसान और महिला सुरक्षा में किसी तरीके कोई बात नहीं हुई है। जैसे यहाँ चंबल क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में ही हुआ है, चाहे पुल को लेकर हो या वहाँ सड़कों बनाने का काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरीके के यहाँ कोई काम नहीं। सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं कराया भारतीय जनता पार्टी। भैया को थोड़ा इटावा घूम के आना चाहिए, वहाँ पे एक नया पुल बन रहा है, उससे बहुत ट्रैफिक जैम कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पचनदा पे योजना चलने वाली है, काऊ सफारी, उसमें काम चालू है। जिस जगह पे बैठे आपका घर है पीछे, अभी मान लीजिए 2 लाख का, ये 4 लाख का हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको खुश होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की वजह से। और ये भाई साहब जो बात कर रहे थे लोकल के मुद्दों की, यहाँ इटावा में नुमाइश लगती है। समाजवादी पार्टी के समय में नुमाइश में आप रात को 8 बजे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ जाने को सुरक्षित नहीं था।
आज रात को 11 बजे आपके घर की महिला अकेली जाती है तो वो घर सुरक्षित लौट के आती है। एक कहने की बातें हुआ करती थी कि मुलायम सिंह हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके टाइम में इटावा में लाइट नहीं जाती थी। अगर आप सही मायने में सोचें तो वो दिए से भी जो कम रोशनी के तार जलते थे ना बल्ब में, वो सिस्टम था। अगर आप सोचें, आप ध्यान लगाएं इस चीज पे। और आज जब लाइट आती है 24 घंटे आती है और कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि लाइट 24 घंटे आ रही है, पहले दिए की बत्ती की तरह आती थी। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे या अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इस जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी विद्युत उपकेंद्र हैं उनका उच्चीकरण किया गया और हमारे बकेवर में रामाधीन शर्मा के नाम पे अस्पताल बनाया गया, जहां पे ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टरों को नहीं भेज पाई, वहां दवाइयां नहीं है, अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हमारे माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी के कार्यकाल में यमुना चम्बल नदी पे पुल इतने बना दिए गए कि यहाँ से मध्य प्रदेश का आवागमन हो रहा। ये एक पुल नहीं बन पा रहे। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, यूपी में इनकी सरकार, केंद्र में इनकी सरकार, आए दिन उदी मोड़ पे जाम लगा रहता है, ये वो पुल नहीं बनवा सकते। भ्रष्टाचारी सरकार है ये। आप क्या मानते हैं कि रोजगार को लेकर के क्या रोजगार की कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हुई है? रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार किसी को नहीं दिया जा रहा है। जिनका लग गया उनका छीना और जा रहा है, जिनका रोजगार लग गया उनका छीना और जा रहा है। और रोजगार में आपको बता दूं कि इस समय रोजगार की स्थिति ये है कि जितनी भर्तियां की जा रही हैं, टेस्ट होते हैं, सबके पेपर लीक हो जाते हैं। सब पेपर लीक हो जाते हैं तो रोजगार देंगे कहाँ से? और इस देश में जो यदि रोजगार ही दे दिए होते ये लोग, तो इन्हें फ्री राशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके पास रोजगार है उसे फ्री राशन की देने की आवश्यकता ही नहीं है। 80 करोड़ को ये दे रहे हैं फ्री राशन। इसका मतलब यह है कि इन्होंने रोजगार को इतना बढ़ा दिया है कि भूख से बचाने के लिए फ्री राशन देना पड़ रहा है, इसलिए रोजगार तो खत्म कर दिया। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है। आपसे सवाल ले लेता हूँ, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को राशन देना पड़ रहा है। सर ऐसा है कि बेरोजगारी का सिस्टम तो ये था कि जिस समय जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें एक भर्ती हुई थी प्रशासनिक सेवा में, तो 86 में से 56 लोग ऐसे थे जो एक ही जाति विशेष के थे। 86 में से 56 लोग एक ही जाति विशेष के थे। अब समस्या है साहब, अब वो नहीं हो पा रहा है तो बेरोजगारी दिखाई पड़ रही है। अब रोजगार सभी को समान अवसर रोजगार के मिल रहे हैं, जिसको भी मिल रहा है रोजगार का समान अवसर मिल रहा है। लोग अपना स्वयं का रोजगार सृजन कर पा रहे हैं क्योंकि गुंडागर्दी नहीं है। अब गुंडागर्दी नहीं है, वसूली नहीं है, इसलिए रोजगार का सृजन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं भाजपा वाले सबसे ज्यादा। आप बेरोजगार की बात करो, पढ़ाई की बात करो, शिक्षा की बात करो, मीडिया वाले आप लोग तो यही दिखाते हो, पूरे दिन वही चलता है। पूरे जब टीवी खोलो मोदी मोदी, कुछ ये भी दिखा दियो। बॉन्ड के बारे में बात करो, आपने बात नहीं की, बॉन्ड बिल्कुल दबा दिया केजरीवाल जी। बहुत बड़ा सवाल आया है भाजपा वाले की तरफ से, कौन आप जवाब देंगे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड की तरफ से कह रहे हैं कि बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, आजकल मीडिया में भी बात नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो मीडिया समझे, मीडिया क्या दिखा रही है, मीडिया तो दिखाई रही है। भाजपा वालों से जवाब ले ले रहा हूँ। इस पे कोई किसी का दबाव नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, उसके लिए सभी पार्टियों को चंदा मिला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे संज्ञान लिया है और SBI ने उस पर जानकारी भी उनको दी है। और अभी जो हमारे मित्र साथी विकास की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि पहले लिस्ट बनती थी इटावा में और लिस्ट फाड़ दी जाती थी और उसमें फिर एक दूसरी लिस्ट चिपकाई जाती थी माननीय मंत्री जी की, और कहा जाता था कि 100 लोगों में 85 लोग मेरे रहेंगे, 15 लोग ही केवल उसमें आ पाते थे अन्य बिरादरी के लोग। दूसरी बात तो उनका चरित्र तो ऐसा है। वो दूसरे पर रोजगार की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 1,64,000 पुलिस की भर्ती की है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती की है, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को। लिस्ट वाली पे जवाब ले रहा हूँ। कह रहे लिस्ट बनती थी, फाड़ दी जाती थी, फिर मंत्री जी की लिस्ट चिपका दी जाती थी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कभी हुई। उसकी आप जांच कराओ, अगर है तो उनको निर्दोष है और जांच कराई लो। नहीं उनकी यही नहीं करी। सबसे भारतीय जनता पार्टी से सरकार अभी आज, अब शुक्ला जी अभी कह रहे थे अपराध के मामले में इटावा की बात चलनी चाहिए कि अभी चकन नगर में 1 महीना पहले पकड़ हुई है। अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अभी 9:15 पे हुई थी, घर से पकड़ होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। अब एक आरोप लगा रहे हैं कि 6 बजे पकड़ हो जाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दिन दहाड़े लोगों को नंगा करके संतोषपुर हेटगांव में नंगा करके घुमाया जाता था। दिन दहाड़े उनकी हत्या की जाती थी। डाकुओं का जो है संरक्षण दिया जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, वो डाकुओं को संरक्षण दिया करते थे। बड़ी मुश्किल से भाजपा सरकार जब से आई है तब से बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी गुंडों को संरक्षण दिया करते थे। क्या कहेंगे? यार मुलायम सिंह यादव तो दलितों, किसानों, गरीबों, वंचितों के मसीहा थे। ये बिल्कुल सरासर आरोप है। ये ब्रजभूषण शरद सिंह और कुलदीप सेंगर और सच्चिदानंद सारथी के समर्थक हैं जो महिलाओं के साथ रेपिस्ट हैं। ये रेपिस्टों का समर्थन करने वाली सरकार है। ये गांव गरीब किसान मजदूर की सरकार नहीं है। आज हमारी बताइए, बच्चों ने भर्तियां की, पुलिस की भर्ती 64,000, सारी भर्ती कैंसिल। हमारी 69,000 शिक्षक
बेचारे क्या नाम हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कोई भी भर्ती नहीं हो पा रही है। और बच्चों से बुरी तरह से इन्होंने पैसा लूट लिया है भर्ती के नाम पे, और बेरोजगार युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आज भूखा मरने के लिए तैयार है, भूखे मरने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है, 2 शिक्षक भर्ती, एक 68,000 और एक 69,000, दोनों पूरी हो चुकी हैं। और रोजगार के विषय में इतने बड़े आबादी वाले देश को सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने भी मुद्रा योजना के द्वारा लोन दिया है। एक पीएम विश्वकर्मा योजना भी चल रही है इस समय, जिसमें 1 लाख से लेकर 3 लाख तक लोन है। 19 कैटेगरी है, सुनार, बढ़ई, सभी उद्यमों को बढ़ावा दिया है। रोजगार पाने के अन्य तरीके भी हैं। मूल मुद्दा ये है कि किस प्रकार से युवा हमारा सृजन की तरफ बढ़े। लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है इस गवर्नमेंट का। और हमारे जो अभी प्रोफेसर साहब बसपा से साहब वो कह रहे थे कि SC, ST और OBC की शिक्षा को हथियाने की साजिश हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 बार राष्ट्रपति SC वर्ग से ही दिया है। पहले रामनाथ कोविंद और अभी समय जो है द्रौपदी मुर्मू। अंतर जवाब ले लो जी। इनका जो है कह रहे हैं कि दलित समाज को, पिछड़े समाज को सम्मान करने वाली पार्टी है, और कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी समाज का दे दिया। देखिए, एक राष्ट्रपति दे दिया और लेटर भर्ती से जितनी भर्ती हुई, जितने IAS बनाए, नॉट ए सिंगल SC OBC नहीं है उसमें, नॉट ए सिंगल। और दूसरी बात और हम बता दें आपको कि अभी 67 प्रोफेसर की नियुक्ति हुई बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, फिर 25 की हुई। 67 में से 2 SC 2 OBC, बाकी सब एक ही वर्ग के। 25 की भर्ती हुई, 25 में से 1 SC 1 OBC, बाकी सब एक ही वर्ग के। आप कहीं भी चले जाओ, इस समय अंधाधुंध तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है, ये उल्लंघन हो रहा है भारतीय संविधान का, और अंधाधुंध तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसकी हम एक बात बताएं, एक व्यक्ति को बैठा दो, उसे बोलने भी नहीं दो, उसको सम्मान भी मत दो। अभी राष्ट्रपति तो अब भी है ना शेड्यूल ट्राइब की, लेकिन उनको वहां बुलाया ही नहीं गया। आखिरी बात, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को बिठा दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया जाता। ये आपसे किसने कहा साहब कि राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया? समस्या यहाँ पे है कि जिन्हें आमंत्रण पत्र दिया गया था अखिलेश जी को, आमंत्रण पत्र देने के बाद भी वो श्री राम के चरणों में नहीं गए। आप देखिए साहब, राम के विरोध में इस हद तक गिर गए, इस जगह उन्हें साहब राम मंदिर जाने में आज तक शर्म आ रही है, कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए। इस कदर इन पे साहब हावी है तुष्टीकरण, इस तुष्टीकरण के चलते इन्होंने श्री राम तक को बुला दिया। परेशान ना होइए साहब, चिंता मत करिए, आप लगातार अभी सत्ता से बाहर रहे हैं और सत्ता से बाहर ही रहेंगे। वो कह रहे हैं बात राष्ट्रपति जी की हो रही थी, अखिलेश जी की बात राष्ट्रपति महोदया को तो आमंत्रण दिया गया ना भाई, उनका प्रोटोकॉल है, ठीक है, उनको बुलाया नहीं गया राष्ट्रपति जी को। देखिए, इनका मुद्दा राष्ट्रपति को बुलाना नहीं, इनका मुद्दा सिर्फ जाति कार्ड खेलने का है। वो SC OBC ये पॉलिटिक्स करते आए हैं। इन्हें विकास से, देश के भले से, शक्ति बनने से, पैसे से कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ जाति कार्ड खेलना है। जातियों की पार्टी है, ये जातियों में सिमट के रह गई है। कितना वोट बचा है बहन कुमारी मायावती जी के पास? 9%। बाकी वोट कहाँ गया? आपकी भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी कितने मकान बने हैं, कितनी कॉलोनी मिली है, कितने राशन कार्ड बने हैं, कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं? 80% मेरे भाई दलित ही हैं उसमें। खोलना छोड़ दीजिए। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी मिली, वैसे ही शिकंजा कस गया। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप मान रहे हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है पूरे देश में, तो शिकंजा कसा है ना। मुझे कांग्रेस पे थोड़ी सी दया आती है। कांग्रेस के लोग जब बेल पे जेल से निकले, उनके साथ कोई नहीं था। शुक्र है केजरीवाल का जर्मनी, UK, वो कौन था, एंटोनियो गुटरेस, सब उनके साथ आ गए। और यहाँ जब एंटोनियो जेल गई तो एंटोनियो नहीं बोले। ये है कांग्रेस की हालत। कांग्रेस की हालत में बता रहे हैं कि कांग्रेस की हालत बहुत खस्ता है। भाई मैं पहले तो वकील साहब की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने ये बेरोजगार पे ये कहा कि सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं है, नहीं दे सकते। कौन कहता है तुम सरकारी नौकरी दो? आज खुदरा व्यापारी की पोजीशन क्या है? मार्केट की पोजीशन ये है कि बाजार में लोग नहीं आते हैं, कोई खरीदारी नहीं होती है। उसका कारण है कि मोदी जी ने, इस सरकार ने इस ऑनलाइन व्यापार को इतनी छूट दे रखी है कि छोटा छोटा खुदरा व्यापार को खत्म करने की पूरी नियत बना दी है। तो अब बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा भाई? कम पढ़ा लिखा लड़का होता है, कम शब्दों में ले रहा हूँ आपका, कह रहे हैं इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। पहले के जमाने में ना बिजली का टैक्स दिया जाता था, ना हाउस टैक्स, सिर्फ गोन्या टैक्स। अब टैक्स भरोगे तभी तो अस्पताल खुलेंगे। अभी 7 नए एम्स बने हैं। 7 नए एम्स मैं अकेला नहीं चलाऊंगा, डॉक्टर अकेला नहीं चलाएगा, हजारों लोग वहां होंगे, रोजगार मिलेगा, वो चलाएंगे। इतनी सड़कें बन रही हैं, इतनी 26 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। अब लगातार इस तरीके से बात करते रहेंगे। एक मिनट, आप बताइए। 7 नए एम्स जो बता रहा है शुक्ला जी खोले गए, क्या चंद्रमा पे खोले गए? हिंदुस्तान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं एम्स खोले गए।
बेरोजगारी, शिक्षा। वो तो कह रहे अखबार खोलिए, टीवी देखिए। अखबार और टीवी वालों ने तो बर्बाद कर दिया पूरे देश को, वो सही न्यूज नहीं दिखा रहे हैं। अगर होते तो दिखाई देते ना, कहीं जमीन पे भी तो दिखाई दे, अखबार में दिखाई दो, जमीन पे दिखाई दो, क्या मतलब? ये लखनऊ से बकेबा तक सड़क बन गई है, अखबार में सड़क बन जाए और जो है अखबार में सड़क बन जाए, यहाँ चलने में गड्ढों में गिरे तो क्या मतलब है उसका? कह रहे हैं सिर्फ अखबार में, टीवी में खबर आ रही है, आ रहा है एक एक करके। एक चीज और, अभी एक और बात कही थी कि मोदी जी की गारंटी, मानते हैं मोदी जी की गारंटी है। अभी जो एक गारंटी दी गई है कि जो ईडी ने जो इतना पैसा जब्त किया है वो अभी सभी पब्लिक को बांट दिया जाएगा। अरे वो तो पैसा छोड़ दो, जो सहारा, पल्स ऐसी कंपनियां लेकर के भाग गई है, लोगों का पैसा वही दिलवा दो। बगल से ले ले रहा हूँ जवाब। उनके पैसे के लिए सेबी ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उनको पैसा मिल रहा है और भाई साहब को भी मिल चुका है। और मैं भाई साहब मित्र की बात का जवाब दे दूं, बसपा के मित्र के जवाब दे दूं, जो ये कहते हैं गड्ढों में गिरते हैं, एक मिनट, जो कहते हैं गड्ढों में गिरते हैं, इस जिले को, मैं पूरे प्रदेश के तो छोड़े, इस जिले को 4 एक्सप्रेस पे जोड़ने का काम हमारी केंद्र की और मोदी जी की, योगी जी की सरकार ने किया है। भैया लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस पे लखनऊ ने दिया, और ये NH2 ये नरसिंह राव जी की सरकार की देन है। ये कलकत्ता से लेके दिल्ली तक ये नरसिंह एक्सप्रेस में हमने दिया। देखिए भाई साहब, उन बसपा वाले भाई साहब को एम्स की जानकारी नहीं है, इन्हें फ्लाईओवर की जानकारी नहीं है, ये जात पात से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। विकास दिखेगा कहाँ है इन्हें? बसपा से ले रहा हूँ, कह रहे सब शुक्ला जी के पास है, जानकारियां सारी की सारी शुक्ला जी के पास। इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब ने सवाल उठाया कि उसका सहारा का पैसा और उसका पल्स का पैसा, खरबों रुपया जो गवर्नमेंट ने हड़प रखा है, उसे क्यों नहीं बांट देती है गवर्नमेंट? उसे बांट देना चाहिए। खरबों रुपया आम जनता का पैसा है। और अभी बॉन्ड्स खरीदे 66,600 करोड़ के जो है बॉन्ड, सबसे ज्यादा बीजेपी के पास गया, उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जी जी, अब संक्षेप में आप नहीं, रियल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कभी इन्होंने ये कही कि सपा बसपा जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पा रही। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये मांग करते हैं कि जात विहीन भारतीय समाज की स्थापना कर दो ना, जिसमें कोई न छोटा हो, न बड़ा हो, न ऊंच हो, न नीच हो। हम तो अनटचेबिलिटी के आज भी शिकार हैं, क्यों नहीं खत्म कर देते हो इसको? और ये देश में समता समानता बंधुत्व ले आओ, और जितना जातिवाद है उसे खत्म कर दो। कह रहे हैं जातिवादी जो व्यवस्था है उसे खत्म कर दिया जाए, जो जातिवादी व्यवस्था जो कह रहे हैं खत्म कर दी जाए। आप इसके पक्षधर हैं? जातिवाद के साथ साथ आरक्षण भी खत्म कर दिया जाए, मैं इसकी भी पक्षधर में हूँ। अगर सब, मैं हर नेता की बात करता हूँ, चाहे कोई नेता बना रहे, कोई भी किसी का साथ नहीं, किसी का विकास नहीं चाहते, कहाँ सबका साथ चाहते हैं और अपने लोगों का विकास चाहते हैं। कोई भी नेता बना रहे, कोई भी काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ काम करता है अपना पेट भरने के लिए। छात्रों की कोई सुनना नहीं चाहता। 4 साल तैयारी करता है, पेपर लीक हो जाता है, बेचारे छात्र कैसे करते हैं? कोई भी नेता हो, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार रही हो और चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, पिस्ता आम नागरिक है। नेता अपने मौज करते हैं, उनका लड़का कोई 4 साल की तैयारी नहीं करता है और ना ही उनके बच्चों का पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है आम आदमियों का। हम जैसे स्टूडेंट तैयारी कर करके मर जाते हैं, उसके बाद जब भर्तियां आती तब तक ओवर एज हो जाते हैं। हाँ, कोई रोजगार का कोई मतलब ऐसा कोई है ही नहीं। रोजगार पे घेर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कौन जवाब देगा? रोजगार पे लगातार घेर रहे हैं। मेरे भाई जो जानू तिवारी जी हैं, खुद वेटरनरी डॉक्टर हैं, अच्छा खासा रोजगार है, कई पशुओं का इलाज रोज करते हैं, बहुत भले आदमी हैं। और हमारे छोटे भाई हैं। रही बात बेरोजगारी में, पहले क्या था, बेरोजगारी दिखती नहीं थी। छोटे भाई ने सवाल तो बहुत तीखा पूछा है। पहले बेरोजगारी दिखती नहीं थी, दद्दा चलते, दद्दा के संग में 2 राइफल वाले। रोजगार है तो शाम तक का इंतजाम था। भाजपा ने मतलब बेरोजगार बना दिया। हाँ, तो वो राइफल वाले खत्म हो गए हैं, अब वो काम धंधे में लगे हुए हैं। कौन से काम धंधा कर रहे हैं? तरह तरह के काम है। जो एम्स में लोग बैठे हैं, जो डॉक्टर के अलावा और कोई होता नहीं है क्या? हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी गार्ड, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सब होते हैं भाई। एसी क्लीनर। रोजगार पर मैं जनता से सवाल लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, इधर बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, असली बात यही बता पाएंगे। क्या लगता है, भाजपा वाले कह रहे हैं रोजगार है और ये लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं? रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। जो मोदी जी कहते हैं कि 1 करोड़ का जो 2 करोड़ 1 साल में नौकरी देंगे, पर मुझे तो नहीं दिखता 2 करोड़ नौकरी है कहाँ। और दूसरी चीज, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि ग्रामीण की जो मासिक खर्च है वो 3473 रुपए है। अगर रोजगार है, आप भी मान के चलिए एक फैमिली में 4 लोग होते हैं तो एवरेज खर्चा 20,000 के समथिंग जाता है, और रोजगार है किसी के पास तो उसका 12,000 का महीने का वो होती है इनकम, तो उसमें कैसे चल जाएगा? रोजगार का सवाल पूछ ले रहा हूँ, चूंकि एक बार जूम करिएगा, ये रोजगार आगे आ जाइए। ये बात कर रहे हैं भाजपा वाले कि रोजगार है, आप कैसे देख रहे हैं? कोई भी रोजगार नहीं, कोई भी भर्ती आज को हो रही तो निष्पक्ष भर्ती नहीं हो पा रही। हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है और सभी युवाओं ने बीजेपी को वोट किए थे
रोजगार के पक्ष पे, कोई मंदिर मस्जिद के लिए वोट नहीं किया था हम लोगों ने। और सभी युवा बेरोजगार आजकल घूम रहे हैं, जिससे कि आप बीजेपी सरकार की नाकामियों को देखते हो इस बार कोई भी युवा बीजेपी को वोट नहीं करेगा जी। और इससे हम सभी लोग यहाँ पे यही सवाल ले रहा हूँ मैं। बात की जा रही है, आया है अब सत्ता पक्ष के पाले में, कह रहे कोई भी युवा बीजेपी को वोट नहीं करेगा, रोजगार नहीं मिला है साहब। अब आप बताइए। भाई साहब, युवाओं ने ही भाजपा की सरकार बनाई है। जितना अभी नया वोटर है उसमें से आप मानिए 60% वोटर भाजपा को जाने वाला है। और रही बात बेरोजगारी की, तो प्रयास हो रहे हैं, लोगों ने टैक्स भरने शुरू कर दिए हैं। अब टैक्स की चोरी नहीं होती है, ना बिजली की चोरी होती है, ना टैक्स की चोरी होती है, वरना पहले समय था सरकार। अब ये कह रहे हैं अब टैक्स की चोरी नहीं होती है। 9 साल होती रही, अब नहीं होगी जी। अब आगे होती रही है, जो पिछले उनको कार्यकाल रहा में होती रही, अब नहीं होगी ये कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग लगातार इस डिबेट में शामिल हुए, सारे सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार ऐसी कवरेज देखने के लिए मिलूंगा मैं अन्य किसी जगह, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।